हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का लाइव मॉक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि वॉली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर होता है हर संडे, है ना। और ये जो है 23 तारीख और 22 तारीख का जो हुआ है ना, फरवरी के अंदर में, उसको जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो बारी बारी से सब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ये डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा, वो बोल रहा कर निम्नलिखित में से जो है वो कॉन्ट हिट जो है, वो कॉन्ट हिट जो शब्द है वो कौन सा खेल से संबंधित है, ठीक है। कॉन्ट हिट, ठीक है, कॉन्ट हिट नहीं, काउंटर हिट लिखा होगा, ठीक है। काउंटर हिट जो शब्द है वो कौन सा खेल से संबंधित है। तो काउंटर हिट का जो शब्द का बात करें तो काउंटर हिट जो शब्द है वो जो है टेबल टेनिस से संबंधित जो है एक शब्द है, ठीक है। काउंटर हिट जो है वो टेबल टेनिस के अंदर में जो है यूज होने वाला एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है। यह जो काउंटर हिट जो है वो एक शॉट होता है जिसमें खिलाड़ी जो है तेज़ी और नियंत्रण के साथ जो है गेंद को हिट करता है और जिससे विरोधी को आक्रमण को रोका या जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए जो है वो ये काउंटर हिट जो है वो करता है ना। यह एक शॉट होता है जो कि गेंद पर लगाता है, ठीक है। टेबल टेनिस से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली और कौन कौन सा जो है वो शब्द जो इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक तो काउंटर हिट है जो कि क्वेश्चन है, एक है स्मैश है, फिर टॉप स्पिन है, बैक स्पिन है, फिर उसके बाद साइड स्पिन है, ब्लॉक है ना, ड्राइव, लूप और चॉप है ना। और कुछ है, फोरहैंड है, बैक हैंड है और डबल्स है और ड्यूस है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट जो है वो शब्दावली है जो कि टेबल टेनिस के अंदर में यूज होता है, ठीक है। और जो भारतीय टेबल टेनिस जो है महासंघ है उसके बारे में बात किया जाए, है ना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, उसकी जो स्थापना किया गया था 1926 के अंदर में ही किया गया था। जिस टाइम इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना किया गया था उसी टाइम जो है इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की भी स्थापना किया गया था, है ना, 1926 के अंदर में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर में है ना। और जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की जो स्थापना है वो उसका भी स्थापना 1926 में ही किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो बर्लिन के अंदर जर्मनी में किया गया था, ठीक है। लेकिन मुख्यालय जो है वो लुजोन जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर में पड़ता है ना। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का अगर बात करें तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ, लुजोन स्विट्जरलैंड के अंदर में है। लेकिन स्थापना अगर बात करेगा तो स्थापना जो है वो कहाँ किया गया था, तो जर्मनी के अंदर बर्लिन में, ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस के प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं उनसे भी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि कौन सा खिलाड़ी कौन मतलब खेलते हैं। तो टेनिस से यहाँ क्वेश्चन है तो हम लोग टेनिस वाला खिलाड़ी को मतलब मेन जो है खिलाड़ी उसको बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अजंता शरत कमल एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो खिलाड़ी हैं जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसी तरह से मनिका बत्रा हो गए हैं, सिंथिया गणेशाकरण हो गए और मोमा दास, ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी हैं वो किसके हैं, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद वॉलीबॉल का अगर बात किया जाए जो कि ऑप्शन में दिया हुआ वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल से कौन कौन सा जो है वो शब्दावली यूज होता है वॉलीबॉल के अंदर में। तो उसके अंदर में जो होता है ब्लॉक, है ना, डिग, स्पाइक, लिब्रो, है ना, सेट, अटैक और पास, ये सब जो है जो शब्दावली है वो वॉलीबॉल के अंदर में यूज होता है, ठीक है। बैडमिंटन के अंदर में कौन कौन सा शब्दावली यूज होता है, तो बैडमिंटन के अंदर में जो होता है ड्रॉप शॉट होता है ना। उसके बाद होता है क्लियरर, है ना, नेट शॉट होता है, लॉब, फिर होता है बैक हैंड, फॉर हैंड, इसके अंदर में भी यूज होता है ये सर्विस, शटल और कॉक। ये सब जो शटल कॉक जो है वो किसका होता है, बैडमिंटन के अंदर में जो है यूज होने वाला शब्दावली है, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन से, एक है गोल्फ। गोल्फ का अगर बात की जाए तो गोल्फ में कौन कौन सा शब्दावली यूज होता है, तो गोल्फ में जो होता है वो होल इन वन होता है ना, पुट होता है, फिर ड्राइव टी होता है, बर्डी होता है ना, पार बोगी होता है ना। उसके बाद क्या है, फेयरवे। फेयरवे शब्द भी जो है वो गोल्फ के अंदर में यूज होता है, ग्रीन और हैंड ये हैजर्ड, ठीक है। ये सब जो है शब्द जो है वो कौन सी है, तो वो गोल्फ खेल के अंदर में जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश जो रूल इन इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो 1899 के अंदर में लिखा गया बुक है उनके द्वारा, ठीक है। इस बुक के अंदर में है उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ती ये, है ना, ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ती जो गरीबी और जो आर्थिक शोषण है ना, उस पर प्रकाश डाला था, ठीक है। और जिसको कि क्या बोला जाता है, तो ड्रेनेज थ्योरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो 3 बार बने हैं दादा भाई नौरोजी, है ना। कब कब बने हैं, तो वो एक बने हैं 1886 के अंदर में, फिर 93 में और 1900, है ना, 6 के अंदर में, ठीक है। ये 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक या भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन
कहा जाता है, ठीक है, इनको बोला जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी की कौन कौन सी पुस्तक है, महात्मा गांधी जो है ऑप्शन में दिया हुआ उनके बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी का जो पुस्तक है वो है कौन सा पुस्तक है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसको बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट बुक है, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, है ना, और एक यंग इंडिया, ये सब जो है महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इनको बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा बुक है। तो वो बुक है कौन कौन, तो गीता रहस्य इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का। और आर्किटिक होम, है ना, इनटू द वेदाज और मराठा का इतिहास, ये भी एक क्या है जो है इनका बाल गंगाधर तिलक का जो है प्रमुख बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है हम्मुराबी जो संहिता है ना, हम्मुराबी संहिता का बात किया यहाँ पर, हम्मुराबी संहिता, है ना, जो प्रारंभिक ज्ञात कानूनी संहितों में से एक है, जो बोल रहा है कि कौन सा जो मतलब किसके शासन के दौरान या कौन सा जो है वो सभ्यता के दौरान जो है वो विकसित हुआ था, हम्मुराबी संहिता, ठीक है। तो हम्मुराबी संहिता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान जो है वो विकसित हुआ था, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान विकसित हुआ था। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं, क्या कि इसमें से क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा हम्मुराबी जो संहिता का जो निर्माण है वो मेसोपोटामिया के, है ना, बाबुल सभ्यता के राजा जिनका नाम था हम्मुराबी, है ना, ठीक है। हम्मुराबी संहिता जो है हम्मुराबी राजा थे कहाँ के, मेसोपोटामिया के, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, है ना, के द्वारा किया गया था। और मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो और कौन कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक बार ये पूछ चुका है हम्मुराबी संहिता, तो और भी पूछ सकता है। तो यहाँ जो है मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है नदियों के बीच स्थित भूमि, है ना। ये एक यूनानी शब्द है, मेसोपोटामिया जो है वो क्या है, एक यूनानी शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। जो कि कहाँ मतलब कौन कौन नदी के बीच में स्थित है, तो जो मेसोपोटामिया जो है वो जो है वो टिग्रिस और यूक्रेटस नदियों के बीच में स्थित है। कौन कौन नदी के बीच में स्थित है, तो मेसोपोटामिया जो है वो कुछ टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। आधुनिक जो है इसका जो इलाका कहाँ पड़ता है मेसोपोटामिया वाला, तो उसका हो जाएगा इराक, सीरिया और तुर्की का जो हिस्सा है, कुछ कुछ हिस्सा उनके अंदर में जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुआ था, या मतलब विकसित था, ठीक है। उसके बाद जो प्रमुख जो शासक हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के, उनके क्या क्या नाम है, तो ये प्रमुख जो 3 शासक हुए हैं, है ना। पहला शासक कौन है, तो सारगौन महान, क्या है, सारगौन महान है। फिर दूसरा शासक है हम्मुराबी, इन्हीं यही जो है इन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ है। और तीसरा जो है वो है नेबूचडनेस्सर, है ना, द्वितीय, ठीक है। ये 3 को जो है वो महान शासक हुए थे, ठीक है। हम्मुराबी संहिता जो है वो दुनिया का पहला लिखित कानून था, है ना। हम्मुराबी संहिता जो था, जो हम्मुराबी राजा के द्वारा मतलब लिखा गया था, वो कौन सी था, तो दुनिया का पहला जो है वो क्या है, दुनिया का पहला लिखित कानून था, ठीक है। और ये नेबूचडनेस्सर द्वितीय जो है वो बाबुल के प्रसिद्ध, बाबुल एक कंट्री है ना, जो कि कहाँ मतलब कहाँ पता था, तो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर में था, मतलब एक जगह था, है ना, के प्रसिद्ध जो है हैंगिंग गार्डन का निर्माण करता है, मतलब वहाँ पर एक हैंगिंग गार्डन का निर्माण जो है वो ये राजा नेबूचडनेस्सर द्वितीय ने किया था, ठीक है। और कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट जो मतलब है उसको बारे में एग्जाम में आ सकता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ पर जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर में जो है बहुत मतलब ये महत्वपूर्ण आविष्कार और उपलब्धियाँ भी शामिल है। उनमें से कौन कौन सा है, जो लेखन प्रणाली के अंदर में है कि कीलाक्षर जो है लेखन विकसित किया गया था, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर में ही जो है वो लेखन प्रणाली, जिसको बोलते हैं कीलाक्षर। कीलाक्षर का मतलब होता है ये सुई या नुकीली कील से जो है अक्षर बना करके मतलब जो है उसके ऊपर बनाया जाता था, उसको बोलते हैं कीलाक्षर लेखन प्रणाली, ठीक है। पहिया का जो भील है, सबसे पहली बार जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में ही पहिए का आविष्कार किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले पूछेगा कि कौन सा सभ्यता के अंदर में जो है वो पहिए का आविष्कार हुआ था, तो हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर में, ठीक है। उसके बाद गणित या बीज ज्यामिति के लिए जो है 60 के आधार पर जो है गणना प्रणाली मतलब काउंटिंग का एक सिस्टम था, जो 60 डिजिट या 60 के आधार पर किया जाता था, ठीक है। तो वो मेसोपोटामिया के अंदर में ही किया जाता था, ठीक है। कृषि के बारे में बोल रहा है, तो कृषि जो है नहरों और सिंचाई तकनीकों का भी विकास जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता में थी, ठीक है। कानूनी प्रणाली के अंदर में जो था, जिसमें हम्मुराबी संहिता के अंदर बताया गया है, ठीक है, उसमें क्या था कि आंख के बदले आंख जो है वो एक सिद्धांत दिया गया था, आई फॉर एन आई का सिद्धांत जो है वो हम्मुराबी संहिता से लिया गया है, जो कि कौन सा सभ्यता के अंदर में आता है, तो वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो आई फॉर एन आई सिद्धांत का बात करेगा तो हो जाएगा मेसोपोटामिया के हम्मुराबी संहिता से लिया गया है। उसके बाद जो इसका अंत जो है वो 539 ईस्वी ऐसा पूर्व जो है वो फारसी शासक साइरस महान, है ना, साइरस महान ने, है ना, बेबीलोन पर विजय प्राप्त कर मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत कर दिया गया, ठीक है। बेबीलोन पर विजय प्राप्त करके जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा आंसर में साइरस महान। कौन है, साइरस महान। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो अंत है वो किसके द्वारा किया गया था, तो क्या हो जाएगा आंसर में, तो इसका हो जाएगा आंसर में साइरस महान, है ना, साइरस द ग्रेट के द्वारा जो है कहाँ का था, फारसी शासक था, है ना, जो कि बेबीलोन पर विजय प्राप्त करके जो है वो 539 ईसा पूर्व में जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पहला मुगल सम्राट जो था वो बाबर, है ना, जो कि पहला मुगल सम्राट था, है ना,
जो कि पहला मुगल सम्राट था जो बाबर, वो 12 वर्ष की जो आयु के अंदर में जो है वो किस वर्ष के अंदर में फरगाना के गद्दी पर बैठा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1494 ईस्वी में जो है बाबर जो है वो फरगाना की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कुछ डिटेल जान लेते हैं इनके बारे में। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? 1494। ठीक है, 1494। जहांगीर उद्दीन बाबर। ठीक है, जहीर उद्दीन बाबर। बाबर का जो पूरा नाम भी कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में कि बाबर का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो क्या बोलेंगे उसको? जहीर उद्दीन बाबर। ठीक है, का जन्म जो है वो 14 फरवरी को है ना 1483 ईस्वी के अंदर में हुआ था। ठीक है, उनके पिता जो है उमर शेख मिर्ज़ा, वो फरगाना है ना जो वर्तमान के अंदर में जो है अभी जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता फरगाना है ना के शासक थे। ठीक है, तो जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी के अंदर में है ना। और उनके पिता कौन थे? तो ये शेख मिर्ज़ा थे और फरगाना के शासक जो कि वर्तमान में कहाँ उज्बेकिस्तान में पड़ता है उसके शासक थे। ठीक है, बाबर का जो संबंध है वो पिता की तरफ से जो है वो तैमूर वंशज के थे। ठीक है, पिता की तरफ से तैमूर वंश के थे और माता की ओर से जो थे वो चंगेज वंश के थे। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि बाबर का जो बताइए कि वो पिता की तरफ से कौन सा मतलब वंश से बिलोंग करते थे? तो बाबर जो है बिलोंग करता था तैमूर वंश से और उसकी माता की तरफ से जो है वो चंगेज वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, बाबर की जो पिता की मृत्यु जो है उसकी 1494 ईस्वी के अंदर में हो गया था है ना। उसके बाद जो है मात्र 12 वर्ष की आयु में है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो है बाबर जो है कितना साल की आयु में जो है गद्दी पर बैठा था फरगाना की गद्दी पर? तो वो 12 वर्ष की आयु में है ना बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बाद में उसने 1504 ईस्वी के अंदर में काबुल पर कब्जा किया है ना। तो काबुल पर कब्जा कब किया? 1504 ईस्वी के अंदर में जो है काबुल पर कब्जा कर लिया था। और 1526 ईस्वी के अंदर में जो है पानीपत की लड़ाई लड़ी थी है ना। इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर है ना भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर में मुगल साम्राज्य की स्थापना या मतलब कौन सा युद्ध के बाद से रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? क्या बताइएगा आप लोग? तो हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई है ना, जिसके अंदर में जो है इब्राहिम लोदी को बाबर जो है हराया था। ठीक है, उसके बाद जो है बाबर जो है वो कौन कौन सा इसके टाइम में प्रमुख जो युद्ध लड़ा गया है ना उसको हम लोग कहते हैं रिवीजन। ठीक है, तो पहला जो युद्ध है वो 1526 के अंदर में जो है वो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था जो अभी हम लोग डिस्कस किए है ना, जो कि इब्राहिम लोदी है ना दिल्ली का जो सुल्तान था उसको जो है वो हरा करके जो है ना मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसकी विशेषता क्या थी? तो इसमें जो है पहली बार जो है तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया गया था है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जो है ना कब जो है तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा युद्ध के अंदर में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के अंदर में। और कौन किया था? तो ये हो जाएगा बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट जो युद्ध है इंपॉर्टेंट वो है 1527 के अंदर में खानवा का युद्ध है ना। इसमें जो है राणा सांगा प्रतिद्वंदी था, मतलब कि राणा सांगा के साथ विरोध में लड़ा था बाबर है ना। इसमें भी बाबर जीत जाता है और राजपूत की शक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो राजपूतों की शक्ति जो है वो कब कमजोर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा खानवा के युद्ध में है ना। और जो है इसके बाद जो है खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जो है बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है, तो गाजी का उपाधि बोलेगा कि बाबर जो है गाजी की उपाधि कब धारण किया था? तो गाजी का उपाधि का बात करेगा कि गाजी का उपाधि जो है बाबर कब धारण किया था, तो उसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कौन सा युद्ध के बाद? तो वो हो जाएगा खानवा का युद्ध के बाद जो है वो बाबर जो है वो गाजी का उपाधि धारण किया था। ठीक है, बाबर जो है गाजी का उपाधि धारण किया था। फिर जो है अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है 1528 ईस्वी का है ना चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध के में क्या हुआ था? इसमें जो है चंदेरी के युद्ध में जो है बाबर जो है वो मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था है ना। तो बाबर का प्रतिद्वंदी कौन था? मेदिनी राय था जो कि राजपूतों का एक सरदार था। इसमें भी बाबर जीत जाता है और इसमें जो है बुंदेलखंड पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो जो है वो चंदेरी का जो युद्ध में जो है बुंदेलखंड पर जो है कब्जा कर लेता है। ठीक है, और अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है 1529 का घाघरा का युद्ध है ना, जो कि इसमें जो है अफगानी और बंगाल सेना के जो है वो विरुद्ध लड़ा गया था है ना। दोनों इसके साथ मतलब बाबर के विरुद्ध में खड़ी था है ना। इसका जो परिणाम है वो बाबर जीत जाता है और बंगाल और बिहार पर जो है वो क्या दबदबा बढ़ जाता है ना। तो बंगाल और बिहार के बात करेगा कि मतलब बंगाल और बिहार पर दबदबा जो है वो कब बढ़ा था? तो हो जाएगा घाघरा के युद्ध के बाद। ठीक है, बाबर ने भारत पर कुल जो है 5 बार आक्रमण किया था है ना, लेकिन 1526 के युद्ध के बाद जो है दिल्ली पर जो है वो कब्जा कर लिया था है ना। तो 1526 के बाद है ना दिल्ली पर कब्जा किया था। बाबर ने भारत पर पहला जो आक्रमण है वो 1519 ईस्वी के अंदर में किया था। अगर पूछेगा कि बाबर जो है पहला आक्रमण जो है भारत के ऊपर कब किया था, तब वो हो जाएगा कुछ 1519। कब किया था? तो 1519 पर जो है वो बाबर जो है वो कब्जा किया था, सॉरी कब्जा नहीं आक्रमण किया था। और कहाँ पर किया था? तो बौजौर क्षेत्र जो कि कहाँ पड़ता है? वो पाकिस्तान के अंदर में पड़ता है ना। इस समय जो है बाबर काबुल और फरगाना का शासक था है ना, जिस टाइम जो है 1519 का बात कर रहा है ना, जब ये बाजौर क्षेत्र पर जो आक्रमण किया था उस टाइम जो है बाबर क्या था? काबुल और फरगाना का शासक था और उसने अपनी सेना के साथ उत्तरी पश्चिमी भारत की सीमा पर आक्रमण करना शुरू किया था। बाबर की जो आत्मकथा का जो नाम है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाएगा बाबर नामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबर नामा वो कौन सा भाषा में लिखा गया था? उसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तुर्की लैंग्वेज के अंदर में लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो सॉरी सिमलीपाल के बात कर रहा है। सिमलीपाल
सिमलीपाल बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा के जो मयूरभंज जिला है ना, मयूरभंज जिला है ना में स्थित है। इसकी जो है मयूरभंज जिला के अंदर में स्थित जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उसे 1986 के अंदर में जो है ना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो 1986 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया था, और 1994 के अंदर में जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व बोलेगा कब घोषित किया गया था, तो हो जाएगा 1994 के अंदर में। लेकिन अगर बोलेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो हो जाएगा 1986 के अंदर में। ठीक है, वर्तमान में जो है भारत के अंदर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18 है, जिसमें से 12 जो है वो यूनेस्को के विश्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNRBR के अंदर में शामिल है। ठीक है ना, तो 12 गो यूनेस्को के साइट के अंदर में शामिल है ना, 18 गो में से 12 गो। ठीक है, तो ये 18 जो है वो कौन मतलब है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किधर है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं रिवीजन, है ना। तो जो हमारा पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाला इलाका में पड़ता है। ठीक है, नंदा देवी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है ना। नौकरेक जो है वो कि मेघालय के अंदर में पड़ता है बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है ना। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर में पड़ता है। ठीक है, सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा, जो कि यही क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आया था। उसके बाद पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर में पड़ता है। अचानक मार जो है बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार है ना, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला रीजन में पड़ता है। ठीक है, फिर है ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर में पड़ता है। फिर है अगस्तमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु और केरल के अंदर में पड़ता है। कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सिक्किम के अंदर में पड़ता है। ठीक है, डिब्रू साइखोवा का अगर बात किया जाए तो डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो असम के अंदर में पड़ता है ना। और मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो असम के ही अंदर में पड़ता है। उसके बाद जो है वो थार या दसेंट है ना, थार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर पड़ता है ना। थार मरुस्थल भी है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का बात करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कोल्ड डेजर्ट है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में पड़ता है। सौराष्ट्र जो कि गिर बायोस्फीयर रिजर्व है वो गुजरात के अंदर में पड़ता है। और संजय गांधी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो है महाराष्ट्र के अंदर में पड़ता है। ठीक है, शेषाचलम जो हिल्स है ना, शेषाचलम जो हिल्स है बायोस्फीयर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश के अंदर में पड़ता है। और इसी की हिल्स को जो है वो जो पुष्पा मूवी जो रिलीज हुआ कुछ दिन पहले उसके अंदर में जो है वो दिखाया गया है, ये पहाड़ी है ना, शेषाचलम पहाड़ी को ही दिखाया गया। ठीक है, यूनेस्को के अंदर में जो है 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको बारे में भी हम देख लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, उसको कब जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि वह कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो कब जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंदर में जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको जो है वो नीलगिरी है, जिसको कि जो सन 2000 के अंदर में जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। नंदा देवी को जो है वो 2004 में, सुंदरबन को 2001 में, पंचमढ़ी को 2009 में, सिमलीपाल 2009 में, अचानक मार को 2012 के अंदर में। और बाद ये ग्रेट निकोबार जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व 2013 के अंदर में, और अगस्तमलाई को 2016 में, और कान्हा को 18 में, और कंचनजंगा को 2018 में ही। पक्के जो कि केमांग है ना जो बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो 2020 के अंदर में। और सबसे जो लेटेस्ट वाला है जो बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है ना, तो वो है गंगोत्री। कौन सा है, गंगोत्री है। ठीक है, तो ये 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व जिसको नाम याद रखना कि कौन कौन सा जो है, तो एक नीलगिरी है, दूसरा नंदा देवी है, तीसरा सुंदरबन है, चौथा पंचमढ़ी, फिर सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कान्हा है ना, कंचनजंगा, पक्के या केमांग उसको बोलते हैं है ना, गंगोत्री। ये 12 के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है ना। और कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं कि जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम क्या, नीलगिरी है ना। उसके बाद सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कौन सा, गंगोत्री बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तराखंड के अंदर में पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेगा तो गंगोत्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि हाल ही में उसको ऐड किया गया। ठीक है, उसका सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व का अगर बात किया तो डिब्रू साइखोवा जो कि असम में पड़ता है ना, वो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। और नीलगिरी जो सबसे नवीनतम जो है वो भी कोची है, गंगोत्री ही है। तो सबसे नवीनतम का बात करें गंगोत्री, और सबसे जो बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का बात करें तभी जो है गंगोत्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन जो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है ना, या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता बताना। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है ना दूसरी पीढ़ी के वो कंप्यूटर के अंदर में। तो ये कंप्यूटर के पीढ़ी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, इसलिए जो है हम आज जो है कंप्यूटर के पीढ़ी का जो है वो डिस्कशन करेंगे है ना, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत।
है ना, और क्या क्या एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो कंप्यूटर के टोटल जो है 5 पीढ़ी है, उसमें से पहला पीढ़ी जो है वो कब आया था, 1940 से 1956 के बीच में आया है ना। जो इसमें कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो इसमें हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो अगर पहला पीढ़ी का पूछता है कि पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर हैं, तो हो जाएगा ENIAC और यूनिवैक, ठीक है। तो ये पहला पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो बहुत बड़े एवं धीमी से ज़्यादा बिजली खपत, मतलब बहुत बड़ा होता था और धीमे धीमे काम करता था कंप्यूटर और ज़्यादा बिजली खपत लेता था, है ना, पहला पीढ़ी का कंप्यूटर, है ना। मेनली जो हमको याद क्या करना है कि कौन सा पीढ़ी के अंदर में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और एग्जाम्पल एक आठो, बस उतना ही याद करना है। दूसरा जो पीढ़ी का कंप्यूटर है वो इसका जो ईयर है वो 1956 से लेकर के 1963 के बीच में जो है जितना भी कंप्यूटर आया वो दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर, है ना, विकसित किया गया उस टाइम के अंदर में। उसमें जो है वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है ना। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो है दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर में किया गया है ना। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बना, तो IBM है ना 1401, IBM 7094, ये सब जो है वो दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर है। उसके बाद दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर का डेवलपमेंट के टाइम में ही जो है वो छोटे एवं तेज, है ना, पहली बार जो है उच्च स्तरीय भाषा, है ना, कोबोल और फोर्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया, है ना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर में जो है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज HL, है ना, कोबोल और फोर्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो तीसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसका जो विकास है वो कब हुआ, तो 1964 से लेकर के 1971 के बीच में जो है तीसरे पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास हुआ। इसके अंदर में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। जो हम लोग चिप जो देखते हैं वो जो है तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत मतलब जो है इस्तेमाल किया जाता है ना 1964 से लेकर 1971 के बीच में, है ना, इसका जो है डेवलप हुआ, ठीक है। इसके अंदर में जो है कौन कौन सा IBM 360 और PDP-8, तो ये इसका एग्जांपल है ना, जो कि तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जांपल है। IBM 360 और PDP-8 जो है वो किसका एग्जांपल है, तो वो हो जाएगा वो तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जांपल है जिसका डेवलपमेंट जो है वो 1964 से लेकर 1971 के बीच हुआ था, ठीक है। जो चौथा पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो जिसको कि हम लोग वर्तमान जनरेशन बोलते हैं, उसका शुरुआत जो है वो कब से हुआ, तो शुरुआत जो है 1971 से लेकर के प्रेजेंट एज अभी तक जो है हम लोग जो है वो चौथा पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चौथा पीढ़ी के अंदर में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कंप्यूटर है, तो IBM PC, है ना, पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, एप्पल हो गया, है ना। ये सब जो है किसका जो है वो चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जांपल है। इसमें जो है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मोबाइल, है ना, कंप्यूटिंग जो है इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। उसके बाद जो पाँचवीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है जो कि मतलब भविष्य का इसको बोला जाता है, भविष्य, वर्तमान और भविष्य का जो पीढ़ी का कंप्यूटर होगा वो पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर होगा। इसके अंदर में जो है AI का इस्तेमाल किया जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब जो है टूल्स का इस्तेमाल मतलब किया जाएगा, ठीक है। तो ये पाँचवीं पीढ़ी का तकनीक है ना, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का विशेषता है, ठीक है। और इसमें जो है IBM, है ना, वाटसन जो है इसका प्रमुख कंप्यूटर है। और बाद सुपर कंप्यूटर जितना भी बन रहा है अभी जो है फिलहाल में वो पाँचवीं पीढ़ी के अंदर में आता है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता है वो है 5G रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग पर जो है इस पर काम किया जाएगा, तो ये इसका प्रमुख विशेषता है। तो ये सबसे भी क्वेश्चन अगली बार जो है मॉक टेस्ट के अंदर में देखा जा सकता है। चलिए इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता क्या है। स्वतंत्रता शब्द का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन के हिसाब से जो है वो पहला नंबर इसका ऑप्शन होगा आंसर, है ना, व्यक्तिगत गतिविधि, है ना, व्यक्ति को गतिविधियों पर नियंत्रण का अभाव, मतलब कि व्यक्ति को जो है गतिविधि पर कोई नियंत्रण नहीं, मतलब उसको आज़ादी देना, मतलब आज़ादी, फ्रीडम देना है, मतलब गतिविधि करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता शब्द का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो है वो स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, स्वतंत्रता शब्द जो है भारतीय संविधान के अंदर में जो हमारी जो प्रस्तावना है वहाँ पर ही जो है स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल किया गया सबसे पहले, ठीक है। स्वतंत्रता जो शब्द है सबसे पहले जो है वो कहाँ किया गया है, स्वतंत्रता जो शब्द है यार क्या, स्वतंत्रता शब्द का जो बात किया जाए तो सबसे पहले जो है भारतीय संविधान के अंदर में प्रस्तावना में जो है वो शामिल किया गया, ठीक है। लिबर्टी, है ना, लिबर्टी शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। और इसका जो मूल विचार जो है वो स्वतंत्रता का जो शब्द का जो मूल विचार जो शामिल करने का जो विचार है वो कहाँ से आया है, तो इसका जो मूल विचार जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है ना। फ्रांसीसी क्रांति का जो एक नारा था जिसका नारा का नाम था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, और फर्टिनिटी, है ना। यही शब्द जो है जो फ्रांसीसी क्रांति जो नारा यूज हुआ है, जो ये वाला नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा से जो है वो हमारे संविधान के अंदर में जो स्वतंत्रता शब्द जो है वो लिया गया है, ठीक है। संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो प्रस्तावना के अंदर में जो है बहुत सारा जो है टर्म है ना, उसका जो है एक स्पेसिफिक अर्थ होता है शब्द का, है ना, जिससे जो है हमेशा एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसका अर्थ किस चीज़ का है, जो ना। तो इसका जो पढ़ते हैं बार बार हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब कौन कौन सा जो है वो शब्द है। तो जैसे कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग का इसका मतलब जो होता है वो होता है जनता को संविधान
को सर्वोच्च शक्ति माना जाएगा, है ना। हम भारत के लोग का मतलब कुछ होता है, जो जनता को क्या कहा जाता है, संविधान की सर्वोच्च शक्ति माना गया है, ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोवरेनिटी, क्या बोलते हैं, सोवरेनिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जो है किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है, मतलब कोई भी फैसला लेने के लिए जो है इंडिया जो है वो, भारत जो है वो किसी दूसरे देश या किसी और से जो है सलाह नहीं ले सकता है, वो खुद का स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए, ठीक है, वो इंडिया। इसका मतलब संप्रभुता का मतलब यही होता है कि कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र, अपने आप से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, उसको बोलते हैं संप्रभुता, ठीक है। समाजवाद, समाजवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोशियोलिज्म, ठीक है। समाजवाद शब्द भी इस्तेमाल किया गया प्रस्तावना के अंदर में। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल दिया गया है ना, इसका मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक समानता, ठीक है। समाजवाद का मतलब होता है का बल दिया जाना, है ना। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके बारे में एग्जाम में आता है कभी कभार, पंथ निरपेक्ष हो गया, है ना। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब जो होता है वो होता है राज्य जो है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, है ना। जो राज्य का मतलब यहाँ पर ही हमारा देश का बात की जा रहा है ना, जो कि जो है सब धर्मों को है समान दृष्टि से देखेगा, ये इसका मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है, ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि जो है हमारा जो देश है इंडिया, है ना, भारत जो है वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा, ठीक है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का जो मतलब होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, जहाँ जो है सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहा जाता है। गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब होता है, तो भारत का प्रमुख, है ना, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा बल्कि जनता के द्वारा चुना जाएगा, है ना। रिपब्लिक का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, जो कि यही से हमारा जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, सभी विचारों एवं अभिव्यक्ति और आस्था एवं उपासना की स्वतंत्रता। मतलब जो है हर एक व्यक्ति को जो है वो यह अधिकार पूरा तरह से होगा कि उसका जो है अपना विचार अलग हो सकता है, अभिव्यक्ति, है ना, और आस्था किस चीज़ में आस्था है या उसकी उपासना किसी चीज़ का पूजा करना या कोई चीज़ करना, वो उसका खुद का जो है डिसीजन लेने का जो है स्वतंत्रता मिलना चाहिए, है ना। स्वतंत्रता का मतलब, है ना। समानता जो है, इक्वलिटी का मतलब क्या होगा कि कानून के समक्ष जो है सभी नागरिक को समान होना चाहिए, मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, नेता हो या भिखारी हो, जो है कानून के सब जो है वो सब समान है ना। तो समानता का जो है ना बात किया गया, ठीक है, जो शब्द है। उसके बाद जो है बंधुत्व, बंधुत्व जो है लास्ट जो वो टर्म है, वो कौन सा टर्म है, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है फर्टिनिटी, मतलब भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बनाए रखने पर जोर दिया गया फर्टिनिटी के अंदर में, ठीक है। प्रस्तावना के अंदर में जो है एक बार किया गया संशोधन, जिसका संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन, है ना, जो कि 1976 के अंदर में हुआ है। इसमें जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो प्रस्तावना के अंदर में जो है वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसे जो है शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार जो है नागरिकों को जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का अधिकार देता है ना। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का अधिकार देता है, ठीक है। जिसे मौलिक अधिकार जो है वो के तहत जो है अनुच्छेद 22 से लेकर के 19 से लेकर 22 में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमको जो है वो कौन सा आर्टिकल और कहाँ पर जो है वो है संविधान के अंदर में, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 और फंडामेंटल राइट के अंदर में है, जो वो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना जो है प्रियम्बल को मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। तो प्रस्तावना को जो है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के जो संरचनात्मक रूप से अगर बोला जाएगा, है ना, मुख्य रूप से मेन रूप से जो है मुख्य रूप से बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। लेकिन अगर संरचनात्मक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, यानी फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो अमेरिका के जो है संविधान से लिया गया है, और मूल जो विचार हैं, मतलब जो विचार हैं वो फ्रांस के क्रांति से लिया गया है ना। तो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना का जो संरचनात्मक रूप है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो है वो मूल विचार जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ससुर या ससुर मठ, है ना, ससुर या ससुर मठ के बारे में बोल रहा है कि ससुर जो मठ है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ससुर मठ जो है एक प्रकार का बौद्ध मठ है, ठीक है, कोची है बौद्ध मठ। ससुर मठ जो है वो एक प्रकार का कोची है बौद्ध मठ है। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो लाहौल स्पीति ज़िला के अंदर में स्थित है ना। और कौन कौन से जो है बौद्ध मठ जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो वो तवांग मठ है। तवांग मठ जो है हमेशा पूछता है सब एग्जाम में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। उसके बाद हेमिस मठ जो है वो लद्दाख के अंदर में है ना। की मठ, एक है की मठ जो है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। देखो ससुर मठ जो कि ये हमारा क्वेश्चन है ना, हिमाचल प्रदेश के ही अंदर में है। और बाद जो है वह थिकसे मठ, ये जो है थिकसे मठ है, क्या है थिकसे मठ, 1 मिनट, ये जो है क्या है थिकसे मठ है, क्या है ये थिकसे मठ है, ठीक है, थिकसे मठ, ये थिकसे मठ 5वां नंबर जो है थिकसे मठ है ना, जो कि लद्दाख में पड़ता है ना। और बाद नाम द्रिलिंग मठ है ना, नाम द्रिलिंग मठ जो है नाम द्रिलिंग मठ है,
नाम दरिलिंग मठ, नाम दरिलिंग मठ कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर में पड़ता है। और बाद है ना गांधीयन मठ जो है वो सिक्किम में पड़ता है। और तासी है ना लहुन पो मठ जो है वो कर्नाटक के अंदर में पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख मठ जो है वो ऊपर का जो है ये ऊपर का 4 से 5 या 6 ऊपर से 6 जो है वो मठ जो है 1 से लेकर के 6 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट मठ है ना। जो तवांग और हेमिस की मठ, ससुर मठ, थिकसे मठ और नामदरिलिंग मठ, ये जो है बार बार जो है इसको से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, कुछ हिंदू मठ हैं जिनको भी कर लेते हैं रिविजन, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो जो हिंदू मठ जो है टोटल जो है 8 जो है इंपॉर्टेंट मठ हैं, उसके बारे में जो है जान लेते हैं। जैसे कि शंकराचार्य मठ जो है वो उत्तराखंड के अंदर में है। काशी जो है काम कोठी जो पीठम है जो तमिलनाडु के अंदर में है ना। गोवर्धन मठ जो है वो उड़ीसा के अंदर में पड़ता है। ठीक है, शारदा मठ जो है वो कर्नाटक के अंदर में पड़ता है। रामकृष्ण मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में है ना। उडुपी मठ जो है उडुपी मठ जो कर्नाटक के अंदर में पड़ता है। काशी मठ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में पड़ता है। और द्वारिका जो शारदा पीठ जो है वो गुजरात के अंदर में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ हिंदू मठ हैं, उनके बारे में भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोषक जो है तत्व या बृहत स्थूल पोषक तत्व है? ठीक है, बृहत स्थूल पोषक तत्व जो है वो कौन सा नहीं है? कौन सी है? नहीं पूछ रहा। ठीक है, जो है बृहत स्थूल पोषक तत्व नहीं, उदाहरण नहीं है। ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा अति होता है? तो वो होता है स्थूल या बड़ा वाला जो होता है ना, बड़े पोषक तत्व जिसको बोला जाता है ना। और जो विटामिन और खनिज जो होता है, ठीक है, विटामिन खनिज जो होता है वो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। विटामिन और खनिज जो होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो मेनली जो पोषक तत्व जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है जो बड़ा पोषक तत्व जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो है ना, MAC है ना, स्पेलिंग में MAC है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो के अंदर में जो कि बड़े वाले पोषक तत्व होते हैं ना, उसको में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 को मेनली होता है। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 बड़े पोषक तत्व हैं, है ना। और ये जो है ना, और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो वो आते हैं विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, विटामिन और खनिज लवण। तो पहले बड़े पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन जो है वो कोशिका निर्माण में काम करता है और ऊतक की मरम्मत भी करता है ना। एंजाइम और हार्मोन का भी निर्माण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो है कहाँ से हमको जो है प्रोटीन मिल सकता है? तो दाल, अंडा, मांस और दूध इत्यादि से जो है हमको प्रोटीन मिल सकता है। ठीक है, वसा जो है, वसा का क्या काम होता है? तो वसा जो है वो ऊर्जा का स्रोत होता है ना, इससे भी एनर्जी मिलता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है और हार्मोन उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसमें से जो है कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि वसा मिलता है उसको से? तो मक्खन खाने से मिल सकता है, घी, तेल, नट्स इत्यादि से भी मिल सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है ना। जो ज़्यादा ऊर्जा जो मिलता है हम लोग जो खाते हैं मतलब अनाज, उसको में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ठीक है, या मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा होता है? जैसे चावल, रोटी, आलू, चीनी, ये सब से जो है हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, जो दूसरा जो पोषक तत्व है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो, है ना, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो शरीर में जो है कम मात्रा में चाहिए होता है। और जो स्थूल या जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, बड़े जो पोषक तत्व होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में जरूरत होता है। ठीक है, और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है वो शरीर में जो है वो कम मात्रा में हमको चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन शरीर की जो जैविक रासायनिक प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये कौन सा? तो सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, जिसमें कौन कौन आते हैं? तो विटामिन और एक खनिज आता है। ठीक है, पहला विटामिन, दूसरा खनिज, ये जो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर में आता है। तो विटामिन जो है बहुत टाइप का होता है ना। विटामिन क्या करता है? तो विटामिन जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर की चयनात्मक क्रियाओं को जो है वो सहायता करता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप का विटामिन होता है, जैसे विटामिन A, B, C, D, E, K इत्यादि होता है। ठीक है, विटामिन A, C, D और B। विटामिन A जो है वो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन जो C है वो प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में काम, जिसमें कि जो है वो नींबू, संतरा के अंदर विटामिन C पाया जाता है। विटामिन A के लिए गाजर और पालक खा सकते हैं ना। और विटामिन जो D हड्डी को मजबूत करता है, उसमें जो है रोशनी से भी मिलता है, सूरज की रोशनी से विटामिन D मिलता है, दूध से भी विटामिन D मिलता है। ठीक है, खनिज में कौन कौन सा खनिज हो गया? खनिज जो है वो हड्डी को, दांत को, रक्त और अन्य जैविक कार्यों में सहायक होता है ना, इसको बढ़ाने में काम करता है। कौन सा एग्जांपल हो गया खनिज में? जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया और बहुत सारा जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है खनिज होता है। ठीक है, जो कि स्थूल पोषक तत्व, सोचिए स्थूल नहीं, क्या बोलते हैं उसको? सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में हो गया कौन कौन हो गया? तो विटामिन हो गया और खनिज हो गया। अगर बोलेगा स्थूल पोषक तत्व या उसको बड़ा वाला बोलेगा पोषक तत्व जिसको कि माइक्रो बोलते हैं, तो उसमें हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसका जो आकलन जो है वो, है ना, क्या लिखा हुआ? कैरियस विधि, है ना, कैरियस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कैरियस एक मेथड होता है। तो निम्नलिखित में से ये चारों ऑप्शन में से किसका जो है उसको मतलब उस मेथड से किसको हम प्राप्त करते हैं ना, किसको? क्षारीय धातु का करते हैं या उपधातु का करते हैं, किसको करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है हम लोग जो है वो, है ना, हाइड्रोजन को जो है हम लोग
वो जो है ये वाला मेथड से, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कैरियस मेथड से जो है हम प्राप्त करते हैं। अब कैरियस मेथड में होता क्या है, जो थोड़ा सा जान लेते हैं ना, कैरियस मेथड के बारे में पूछा है तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। तो कैरियस मेथड के अंदर में जो है विशेष रूप से जो है जैविक यौगिकों में हाइड्रोजन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैरियस मेथड से जो है किसका जो है वो उपयोग करता है, मतलब किसको पता करने के लिए, तो हाइड्रोजन की मात्रा, मतलब किस यौगिक के अंदर में कितना जो है उसमें हाइड्रोजन मात्रा में थी मतलब एग्जिस्ट करता है ना, वो किसके से करते हैं, तो कैरियस विधि से द्वारा करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब जो है वो इसके अंदर में आते हैं, तो वो जाते हैं हाइड्रोजन के अंदर में, मतलब वो एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं की जो मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है वो कैरियस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि के अंदर में जो है हाइड्रोजन को चांदी है ना के साथ मिलाकर सिल्वर हाइलाइड है ना के रूप में निकाला जाता है, और जिससे उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है ना। तो हाइड्रोजन को चांदी के साथ रिएक्शन करवा के जो है वो हाइड्रोजन की मात्रा को निकाला जाता है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि के अंदर में जो याद रखिएगा कि कैरियस विधि के अंदर में जो है हाइड्रोजन को चांदी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक है, फिर क्षारीय धातु को जो है वो क्षारीय धातु में कौन कौन से आते हैं, तो क्षारीय धातु के अंदर में लिथियम आ गया, सोडियम आ गया है ना, पोटेशियम आ गया, ये सब जो है क्षारीय धातु के अंदर में अल्काली मेटल्स के अंदर में आते हैं है ना, जो कि बहुत ही प्रतिक्रियाशील होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में तेजी से अभिक्रिया करते हैं ना। जो क्षारीय धातु जो होता है, अल्काली मेटल जो होता है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और पानी और ऑक्सीजन से तुरंत मतलब तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, इसका जो विश्लेषण है वो किसके द्वारा, कौन सा मेथड से निकाला जाता है, तो इसको जो है वो फ्लेम टेस्ट या इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि के द्वारा जो है वो क्षारीय धातु यानी अल्काली मेटल्स को जो है वो हम लोग प्राप्त करते हैं या इसको मात्रा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैरियस मेथड पूछा है, तो अगला बार हो सके ये पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसका जो है मतलब मात्रा ज्ञात किया जाता है ना, या किसको जो हम प्राप्त करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि क्षारीय धातु को जो है ना अल्काली मेटल्स का जो है वो मतलब मात्रा या ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिर उपधातु को कैसे, तो उपधातु जो होता है, उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु और जो है अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है मिश्र धातु या उपधातु हैं। ठीक है, इनका जो आकलन जो है वो कैरियस मेथड से नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि इसको रासायनिक है ना केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा ही तकनीक से किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई खास मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, जो संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु है ना, अभी जो हम आगे देखने वाले हैं कि संक्रमण धातु और उपधातु ये सब जो है कहाँ कहाँ जो है वो पाया जाता है, मतलब कहाँ मतलब प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर में। ठीक है, संक्रमण धातु का अगर बात की जाए तो संक्रमण धातु जो है वे धातु होती हैं जो ब्लॉक डी है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर में ब्लॉक डी पाया जाता है, उसके अंदर में जो है लोहा है ना, तांबा, निकेल जैसा जो है वो एलिमेंट होता है। ठीक है, ये सब जो है संक्रमण धातु कहलाता है ना, और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन है ना एलिमेंट बोलते हैं। इसको भी स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी विधि के द्वारा जो है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से जो है इसको जो है वो प्राप्त किया जाता है ना, संक्रमण धातु जो कि ब्लॉक डी के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ये पीरियोडिक टेबल है ना, इसके अंदर में जो है कहाँ पर जो है कौन सा ब्लॉक डी है, कौन सा जो है ना वो एफ है ना, तो देख लेते हैं। तो ये जो दो समूह जो है, ये समूह है ना, समूह 1 से लेकर के ये 2, 3 से लेकर के ये है ना, और यहाँ 18, तो समूह 18 तक जो है वो टोटल समूह होता है ना। और इसमें टोटल जो होता है आवर्त जो होता है, जिसको समूह ग्रुप बोलते हैं, और आवर्त जो है ऐसे ऐसे वाला लाइन होता है, ऐसे ऐसे वाला लाइन है ना, उसमें टोटल 7 होता है। कितना होता है, 7 आवर्त होता है, और समूह जो होता है वो 18 होता है। ठीक है, तो समूह 1 और 2, ठीक है, समूह 1 और 2 जो है 1 मिनट, समूह जो 1 और 2 जो होता है, अब इसको साफ बता देने से है ना कि कहाँ पर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु है, कहाँ पर हाइड्रोजन है ना, तो एक बार हो जाएगा क्लियर, तो बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो है ना कॉलम, 2 कॉलम समूह 1 और समूह ये जो है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, ये जो इधर वाला दिखाई दे रहा है ना 13 से लेकर 18 तक जो है, 13 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक का जो तत्व है ना, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो है ना, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो ये नीचे जो बचा हुआ है, इसमें जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो दिया गया है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो 4 गो ब्लॉक होता है एस, पी, डी और एफ है ना पीरियोडिक टेबल में, जो कि समूह 1 और समूह 2 वाला को जो है वो एस ब्लॉक बोलते हैं, 13 से लेकर 18 तक वाला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो बचा हुआ है 3 से लेकर के 12 तक वाला जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और यही डी ब्लॉक के अंदर में जो है जितना भी एलिमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी सब एलिमेंट है, ये जो है ना इस कलर वाला जो है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्रमण एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक, तो ये डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो समूह नंबर 3 से लेकर के समूह नंबर 12 तक के समूह जो है वो डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सभी क्षारक जो होते हैं है ना, फर्स्ट बुक लेते हैं, क्या बोल रहा है,
या करा सभी जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल में घुलनशील क्षारक है। तो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षार। ठीक है, क्षार और क्षारक में बहुत अंतर होता है। ठीक है, क्षार जो अम्ल और क्षार जो होता है ना, क्षार किसको बोलते हैं, क्षारक। देखिए इसको थोड़ा सा डिस्कस लेते हैं ना। क्षार जो होता है वे क्षारीय धातु होता है ना, क्षारीय धातु के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, क्षार क्या होता है, क्षार जो होता है वो क्षारीय धातु के ऑक्साइड होते हैं, है ना। अल्काली मेटल्स, एक चीज़ बताना भूल गए, अल्काली मेटल्स किधर होता है। देखिए अल्काली मेटल जो होता है और अल्काली अर्थ मेटल, है ना, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्काली मेटल और अल्काली अर्थ मेटल, ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक देख लिया कि कहाँ पर ही कौन सा मतलब जो है वो तत्व है ना, कौन सा। अल्काली मेटल्स जो होता है वो समूह ए के तत्व को अल्काली मेटल्स कहते हैं। जो समूह ए है या एक जो बोलते हैं, एक का एक को, इसको बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं इसको, क्षार धातु। ठीक है, और जो समूह दो के तत्व जो है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, अंग्रेजी में बोलते हैं अल्काली अर्थ मेटल। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो देख रहे हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, है ना, ये सब जो है इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट या बोलते हैं निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय तत्व या जीरो ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं 18 तत्व, तो 18 नंबर का ग्रुप तो है ही है। और ये जो इधर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है यही है जो हैलोजन है। क्या है, हैलोजन ग्रुप जो है, हैलोजन किसको बोलते हैं, हैलोजन जो बोलते हैं वो ग्रुप नंबर जो है 17, ग्रुप नंबर जो 17 है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, और इसको जो लास्ट वाला उसको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट या निष्क्रिय तत्वों का समूह। ठीक है, तो ये था पहला, फर्स्ट ए को, है ना, फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं, क्षार धातु का ग्रुप। फर्स्ट क्या बोलता है, जो फर्स्ट ए है उसको क्या बोलते हैं, क्षार धातु का ग्रुप बोलते हैं, है ना। उसके अगले वाला जो है दूसरा नंबर का जो ग्रुप है ना, 2A जो है ना, ये जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, है ना। और ये जो है नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं, जो F ब्लॉक के अंदर में जो है ऊपर का जो ये वाला है ना, ये वाला जो है इसमें जो तत्व जितना है इसको बोलते हैं लैंथेनाइट समूह का तत्व, नीचे वाला को बोलते हैं एक्टिनाइट समूह का तत्व। ठीक है, तो यही था अल्काली मेटल जो कि क्षारीय धातु, ये मेरा धातु वाला है ना। तो जान गए, अब चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में बोल रहा था कि क्षार जो होता है वो क्षारीय धातुओं, है ना, के हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, जो कि पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है। ठीक है, तो क्षार क्या होता है, तो क्षारीय धातु यानी अल्काली मेटल्स, है ना। अल्काली मेटल्स में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, है ना। तो अल्काली मेटल्स में कौन कौन सा जो तत्व है वो पाया जाता है, तो कौन कौन सा जो तत्व है उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये सब जो तत्व हैं वो अल्काली मेटल्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, और अल्काली अर्थ मेटल का बात करेंगे जिसको कि क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, है ना। उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आते हैं कौन कौन से तत्व जो आते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, ये स्ट्रांशियम हो गया, है ना। ये सब जो है मेनली जो है इंपॉर्टेंट जो है तत्व हैं जो कि ये क्षारीय मृदा धातु के तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड होते हैं और घुलनशील बनाते हैं। तो उन्हीं के ऑक्साइड, है ना, जो सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, ये सब जो है ना वो क्या हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं क्षार। ठीक है, पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया इत्यादि, ये जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं और उच्च जो है pH वाली क्षारीय विलीन बनाते हैं। उच्च pH वाली कहने का मतलब जिसका pH वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा, यानी 8, 9, 10, 11, 14 तक, है ना, वो जो होता है उच्च pH वाला। ठीक है, फिर आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में समूह एक के तत्व को जो है में स्थित होती है और उन्हें क्षारीय धातु कहते हैं ना। जो समूह एक के तत्व वाला जो तत्व होता है, समूह एक के ग्रुप में जो होता है स्थित तत्व, उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, आवर्त सारणी के समूह में एक में जो स्थित तत्व है, कौन कौन से तत्व हैं जो हम लोग अभी देखे हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये सब जो है इसको बोलते हैं। ये फ्रेंशियम जो होता है, फ्रेंशियम को क्या बोला जाता है, तो दुर्लभ और रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है, जो कि समूह एक का तत्व है, समूह एक का तत्व है। ठीक है, आवर्त सारणी का जो समूह 2 होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय पृथ्वी धातु या क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, अल्काली अर्थ मेटल भी बोला जाता है ना। इसे क्षारीय जो होता है गुण रखते हैं क्योंकि समूह एक से क्षारीय धातु की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो एक जो है समूह एक वाला जो तत्व होता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है वो समूह 2 तत्व होता है। ठीक है, समूह 2 का तत्व होता है। ठीक, समूह 2 के तत्व में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उनका भी जो है ये है ना, जैसे कि कौन कौन से तत्व होते हैं, तो वो होते हैं हम लोग देखें हैं बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो समूह एक वाला में जो है कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, तो समूह एक के अंदर में जो है वो फ्रांसियम था, है ना। क्या था, फ्रांसियम जो था वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, और समूह 2 के अंदर में जो कौन था वो है रेडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन
से, है ना, या विकल्प जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना का कौन सा उद्देश्य है ना, थोड़ा सा उसको बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना का उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, है ना। तो जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है और उसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, उसको बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो काल है ना, वो 51 से लेकर के 56 तक का है। ठीक है, 51 से लेकर के 56 तक, 51 से लेकर के 56 तक का जो है काल है पहली पंचवर्षीय योजना का काल। ठीक है ना, इसका टाइम पीरियड है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कृषि क्षेत्र के विकास और जल संसाधनों में सुधार करना है। ठीक है, और इसी योजना के टाइम में जो है भाखड़ा, नांगल, दामोदर, ये सब जो है सिंचाई परियोजना का जो है वो शुरुआत किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है वो है 56 से लेकर के 61, है ना। इस योजना के अंदर में जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो तेज़ी से औद्योगिकरण करना है, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उद्योग पर जो है बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। इसमें भारी उद्योगों और सार्वजनिक, है ना, क्षेत्र पर विकास इन पर बल दिया गया था। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो ये टाइम पीरियड है वो 1961 से लेकर 66 है ना। इस के अंदर में जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा का बात किया गया था। क्या किया गया था? आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा का बात किया गया था। इस दौरान भारत चीन जो है युद्ध हुआ था, है ना, 1962 के अंदर में, और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, है ना। इन युद्धों के कारण जो आर्थिक स्थिति में गड़बड़ी हो गई, जिससे योजना विफल रह गया। इसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो है 1969 से लेकर के 1964 तक। ठीक है, 3 साल के लिए जो है वो योजना अवकाश आया था। 1966 से लेकर के 1966 से लेकर के 1969 तक जो है योजना अवकाश का अवधि रहा था। उस टाइम जो है वो योजना मतलब जो है एक साल के लिए आया था। ठीक है, वार्षिक योजना आया था। उसका जो पंचवर्षीय योजना, जो चौथा पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से शुरू हुआ था। 1969 में जो है इसमें जो है इसका जो इस योजना में जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई थी। तो ध्यान रखना है कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर में जो है किस पर बल दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, और इसी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम में ही जो है हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1966 से 7 के टाइम में। ठीक है, 1969 से 1974 के बीच में। ठीक है, ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला जो पंचवर्षीय योजना है, अगला जो पंचवर्षीय योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1974 से 1978, और ये एकमात्र ऐसा पंचवर्षीय योजना जिसका जो अवधि है 5 साल के न रह करके 4 साल का ही अवधि है। ठीक है, 1974 से लेकर के 1978, है ना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो गरीबी हटाओ का नारा और रोजगार, है ना, का सृजन करना, है ना। गरीबी हटाओ और रोजगार का सृजन करना जो किसका पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान जो है 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था, है ना, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आते रहता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है कौन सा पंचवर्षीय योजना के टाइम में ये मतलब ये लागू किया गया था, चाहे वो हरित क्रांति जो है कौन सा पंचवर्षीय योजना के टाइम में आया, है ना। ये सब जो क्वेश्चन हमेशा बीच बीच में आते रहता है। ठीक है, और ये मतलब कौन सा पंचवर्षीय योजना का कौन सा मुख्य उद्देश्य है वो भी आते ही रहता है। ठीक है, अगला जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है? वो पंचवर्षीय योजना है छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो उसकी जो अवधि है वो 1980 से लेकर के 1985 तक है। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, उस योजना का मुख्य उद्देश्य का अगर बात की जाए, मुख्य उद्देश्य का बात करें, है ना, तो गरीबी उन्मूलन और तकनीकी विकास और रोजगार में वृद्धि करना, है ना। तो गरीबी उन्मूलन, तकनीकी विकास और रोजगार के अंदर में वृद्धि करना है। और पहली बार जो जनसंख्या नियंत्रण का जो बात किया गया, और है ना, वो कब किया गया था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम में ही किया था, जो कि 1980 से लेकर के 1985 के बीच में चला था। ठीक है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से लेकर के 90 तक में जो चला, है ना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोजगार के अवसर और तकनीक विकास को प्राथमिकता देना है। ठीक है, वो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, और इसी से शायद जो है वो हमारा क्वेश्चन भी था। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक, है ना, स्थिति को मजबूत करना भी था। क्या था? आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी था। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1992 से लेकर 1997 के बीच चला था, है ना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, इसमें जो है इस योजना में जो है आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको LPG रिफॉर्म बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? LPG रिफॉर्म कहा जाता है ना। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, है ना, प्राइवेटाइजेशन, और ये वैश्वीकरण का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो LPG का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आठवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में आया था। इसको जो है ध्यान में रखना है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम 1992 से 1997 के टाइम में जो है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा पंचवर्षीय योजना के टाइम में आया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में ही आया था, है ना। अगला जो पंचवर्षीय योजना है वो है नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है वो 1997 से लेकर 2002 तक है। ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो समान विकास और सामाजिक न्याय, है ना। समान विकास और सामाजिक न्याय जो है इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो है ग्रामीण विकास और मानव
है ना संसाधन पर विशेष जोर दिया गया था। क्या किया था? ग्रामीण विकास और मानव संसाधन पर विशेष जोर दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो 2002 से लेकर 2007 तक है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था तेजी से आर्थिक वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। ठीक है, तो तेजी से अगर बात किया जाए, तेजी से बोलेगा तेजी से और आर्थिक वृद्धि, है ना, गरीबी उन्मूलन और रोजगार की जो अवसरों का जो वृद्धि करना है, तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेकर 2002 से 7 के बीच आया था। ठीक है, इस योजना के अंदर में दौरान जो है जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 8% तक जो है वो मतलब पाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 से लेकर 2012 सॉरी 2002 नहीं 2007 से लेकर के 2012 तक था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास था। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है, समावेशी विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो कि 2007 से लेकर के 2012 तक चला था। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो है वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है? अगला पंचवर्षीय योजना जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो पंचवर्षीय योजना जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12 से 17 तक है, इसको जो है 2014 के अंत में जो है वो खत्म कर दिया था, है ना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो तेज, है ना, समावेशी और सतत विकास है। तेज समावेशी सतत विकास यानी फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, है ना, इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था। ठीक है, तो ये कुछ जो है पंचवर्षीय योजना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, इसको जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना, ताकि अगला जो सेट आएगा, है ना, अगला बार जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें जो हम लोग बना पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? भारत मौसम विज्ञान विभाग, है ना, IMD। ठीक है, IMD जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग का अगर बात की जाए, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ठीक से सुनेगा, है ना। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना अगर की बात की जाए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन यही है कि स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो स्थापना जो है 1875 के अंदर में किया गया था। ठीक है, IMD का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिया, है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कभी कभार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसलिए फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है ना। तो IMD का मतलब क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, तेरा भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग जो है ना, वो IMD जो है, इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश शासन के दौरान 1875 के अंदर में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था जो भारत में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करना और प्राकृतिक आपदाओं, है ना, से पहले जो है आने से पहले चेतावनी देना। ठीक है, इसलिए इसको जो है वो शुरू किया गया था या विभाग को बनाया गया था। ठीक है, यह विभाग जो है वो क्या करता है? जलवायु परिवर्तन, है ना, चक्रवात, भूकंप और मानसून की निगरानी रखता है या निगरानी करता है। ठीक है, IMD जो है जो इंटरनेशनल नहीं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है ना। कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन, है ना, कार्य करता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय ये पूछ सकता है कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर में है, और कौन सा मंत्रालय के अधीन काम करता है वो भी कुछ सुना सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सरकारी विभाग हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या कि अगर इसको मतलब ऐसा क्वेश्चन बना दिया है कि जो विभाग से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है ना, तो इसको भी थोड़ा सा कर लेते रिवीजन। तो कह रहा भारतीय डाक विभाग जो इंडियन पोस्ट जो है वो इसका जो है शुरुआत कब किया गया था? तो 1894 के अंदर में ही किया गया था, है ना। नई दिल्ली के अंदर में जो है इसका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय जिसे बोल सकते हैं, है ना। रेल मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 के अंदर में किया गया था। नई दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है ना। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड, है ना, क्लाइमेट चेंज, है ना, इसको जो है कब स्थापना किया गया था? 1985 के अंदर में किया गया था। इसका जो है इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर में ही है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। डाक विभाग की स्थापना 1894 में किया गया था, और रेल मंत्रालय की जो स्थापना है वो 1905 में किया गया था। ठीक है, सड़क परिवहन एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर्स का बात करें तो इसकी स्थापना जो 1942 के अंदर में किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्थापना का बात करें तो 1947 के अंदर में किया गया था। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसकी स्थापना जो है 1971 के अंदर में किया गया था। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना का बात करें तो 1971 के अंदर में किया गया था। ठीक है, TRAI जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जो है लॉन्ग फॉर्म होता है ना, इसको कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बोलते हैं। इसकी जो स्थापना है वो है 1997 के अंदर में किया गया था। तो ये बहुत अच्छा विभाग है या जो भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1997, है ना। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, मेनली जो जितना भी डिपार्टमेंट है वो सबका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर में, कुछ का जो है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे FCI की स्थापना फूड एंड FCI भारतीय खाद्य निगम, है ना, की जो है वो स्थापना है 1965 के अंदर में किया गया था। भारतीय खाद्य निगम, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद कैग जो है
वो कैग की स्थापना जो कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं वो 1858 के अंदर में ही किया गया था। सीबीआई की जो स्थापना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको स्थापना जो है वो किया गया था 1941 के अंदर में किया गया था, 1941 में किया गया था। यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो 1926 के अंदर में किया गया था, ठीक है। ईसीआई जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग बोलते हैं 1950 में अंदर में इसका स्थापना किया गया था, है ना। इसरो की स्थापना जो है ना, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं, इसकी स्थापना जो 1969 के अंदर में किया गया था, वो 15 अगस्त को किया गया था, 15 अगस्त 1969 को ही किया गया था। बेंगलुरु के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है जिसको बोलते हैं संख्यांकी एवं कार्यान्वयन विभाग, कार्यान्वयन मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है ना, इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MOSPI। इसकी जो स्थापना 1999 के अंदर में किया गया था, है ना। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है, ये भारतीय विभाग, सरकारी विभाग हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हम लोग जो है इसको भी रिवीजन कर लिए है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जो है वो है ना देश रूबल को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करता है। तो रूबल बेसिकली बोल रहा है कि कौन सा मतलब देश जो है जिसकी मुद्रा रूबल है, ठीक है। तो रूबल जो है वो रूस का मुद्रा है, ठीक है ना। रूबल किसका मुद्रा है, रूस का मुद्रा है, रूबल रूस का मुद्रा है। तो और बाकी जो है देश का जो है वो हम लोग मुद्रा के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। और बाकी रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, ठीक है। पोलैंड की मुद्रा का अगर बात किया जाए तो पोलैंड की जो मुद्रा है वो जिलौटी है, जिलौटी है ना, जिलौटी है। और राजधानी कहाँ है तो वारसो है, क्या है, वारसो, ठीक है। कहाँ, वारसो है, राजधानी कहाँ, वारसो है, ठीक है। यूक्रेन, यूक्रेन का जो मुद्रा का बात करेंगे तो उसका मुद्रा नाम है ह्यूवेनिया, क्या चीज़ नाम है, ह्यूवेनिया है ना, जिसकी राजधानी कहाँ, कीव है। कभी कभार जो है वो कैपिटल से भी आ जाता है कि किसकी राजधानी किधर है ना, तो हम लोग इसलिए राजधानी को भी शामिल कर लिए हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, उसका जो मुद्रा है वो है ह्यूवेनिया, ठीक है। कजाकिस्तान का अगर बात की जाए, कजाकिस्तान की जो मुद्रा तेंगे है, तेंगे है ना, इसकी राजधानी जो है वो अस्ताना है। फिर इजराइल, इजराइल का जो मुद्रा है वो है ये मुद्रा नहीं, ये राजधानी है तेल अबीब या जेरूसलम जिसको बोलते हैं, या न्यू शकेल है ना। और इसकी जो न्यू शकेल जो है वो इसकी मुद्रा है, ठीक है। किसकी मुद्रा है, तो ये इजराइल की मुद्रा क्या है, न्यू शकेल मुद्रा है। और तेल अबीब या जेरूसलम जो इसकी राजधानी है, ठीक है। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है ना। और मुद्रा कौन सी है, यूरो है, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना। संयुक्त अरब अमीरात जिसको कि UAE बोलते हैं, है ना, इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी है। और जो दिरहम वहाँ पर चलता है करेंसी, ठीक है। तो अबू धाबी है ना, जो संयुक्त अरब अमीरात UAE है ना के अंदर में कौन सा चलता है मुद्रा, तो दिरहम चलता है। फिर अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका जो है वो वाशिंगटन DC इसका जो है वो क्या है, तो राजधानी है। और इसका जो डॉलर जो है वहाँ का करेंसी है, ठीक है, अमेरिका का। चीन की बात करें तो चीन का जो राजधानी है वो बीजिंग है। और इसका जो मुद्रा है वो युआन है, क्या है, युआन, ठीक है। उसको जापान का जो राजधानी टोक्यो है और मुद्रा क्या होती है, जापानी येन है, ठीक है। और कौन सा कंट्री है, रूस का अगर बात किया जाए तो रूस की जो मुद्रा है, रूस का जो क्वेश्चन हम लोग का है, रूस की मुद्रा जो है रूबल है, यही से क्वेश्चन था, है ना। राजधानी जो है मॉस्को है ना। यूक्रेन का मुद्रा का बात करें तो यूक्रेन का मुद्रा हम लोग अभी देख लिए है ना। तुर्की का बात करते हैं, तुर्की, तुर्की जो है वो तुर्की का जो राजधानी है वो अंकारा है। और इसकी जो है लीरा मुद्रा है, लीरा है ना, लीरा क्या है, मुद्रा है। अफगानिस्तान का बात करें तो अफगानिस्तान का जो है वो काबुल इसका कैपिटल है। और इसका जो करेंसी है वो अफगानी है ना, रुपया, अफगानी रुपया या अफगानी बोल सकते हैं। ब्राज़ील का जो है, ब्राज़ील जो है ब्रासीलिया इसका कैपिटल है। और इसका ब्राज़ीलियन रियल, रियल क्या है, रियल है, जो कि रियल जो है वो किसका मुद्रा है, तो ब्राज़ील का मुद्रा क्या है, रियल है, ठीक है। ब्राज़ील का मुद्रा या करेंसी क्या है, तो रियल। अर्जेंटीना का जो मुद्रा का बात करेंगे तो अर्जेंटीना का मुद्रा जो है वो पेसो है, क्या है, पेसो। और इसका जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है, क्या है, ब्यूनस आयर्स, जो है अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना का जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो वो है पेसो, क्या है, पेसो है, ठीक है। फिर सऊदी अरब का बात करें तो सऊदी अरब की जो है वो कैपिटल है वो रियाद है ना, कैपिटल भी याद रखना है। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है। और इसका जो है वो ये सऊदी रियल, रियाल है ना, रियाल, यहाँ रियाल लिखा हुआ है, यहाँ रियल लिखा हुआ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राज़ील का मुद्रा पूछेगा तो रियल बताना है, रियल है ना, रियाल, रियल, ठीक है। और अगर सऊदी अरब का मुद्रा का पूछेगा तो सऊदी अरब का जो मुद्रा है तो हो जाएगा रियाल, ठीक है, रियाल। तो नेक्स्ट जो है हमारा कंट्री है वो दक्षिणी कोरिया है। दक्षिणी कोरिया का अगर बात करें तो इसका जो है वो राजधानी है वो सियोल है ना। और मुद्रा क्या है, तो वॉन है, वॉन मुद्रा है, तो ये वॉन है, तो वॉन मुद्रा है, ठीक है। तो मुद्रा कौन सा है दक्षिण कोरिया का, मुद्रा का मतलब करेंसी है ना, तो वॉन है। और ये राजधानी का बात की जाए तो राजधानी जो है वो सियोल है, ठीक है। जो नेक्स्ट कंट्री वो कौन सा कंट्री है, नेक्स्ट कंट्री ना, तो जो नेक्स्ट कंट्री है वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का जब भी याद करते हैं, उत्तर कोरिया का जो राजधानी है वो प्योंगयांग है ना, कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। और जो यहाँ का भी बॉन चलता है, ठीक है ना, बॉन यहाँ भी चलता है ना। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा क्या है, बॉन है, ठीक है, बॉन है ना। उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है, बॉन, लेकिन दोनों का कैपिटल अलग अलग है। तो दक्षिण कोरिया का बात करेगा साउथ कोरिया तो हो जाएगा सियोल है ना। और उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया का करेगा तो प्योंगयांग, ठीक है। साउथ कोरिया का सियोल और नॉर्थ कोरिया का क्या हो जाएगा, प्योंगयांग राजधानी हो जाएगा। तो राजधानी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का राजधानी क्या हो जाएगा, प्योंगयांग है ना, कैपिटल
जर्मनी का बात किया जाए, जर्मनी का जो है बर्लिन इसका राजधानी है और इसका मुद्रा यूरो चलता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके बोलते हैं, है ना, इसका जो राजधानी है वो क्या है, लंदन है, और मुद्रा क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग, क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग जो है इसका मुद्रा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो अगर कैपिटल का बात की जाए तो कैनबेरा है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, और इसका जो है डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में डॉलर करेंसी चलता है, ठीक है। इटली का बात की जाए तो रोम, इसका जो है हम लोग यूरो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। ईरान का जो राजधानी है वो तेहरान है ना, और ईरानी रियाल है, ईरानी रियाल, तो यहाँ भी रियाल चलता है, तो ध्यान से ना, रियाल जो 2-3 जगह चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के, है ना, 26वें नंबर के महानिदेशक जो है कौन नियुक्त किए गए हैं, तटरक्षक बल का, है ना, कोस्ट गार्ड का बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमेश शिवमणि, कोचिया परमेश शिवमणि, ठीक है। परमेश शिवमणि के बारे में बात करते हैं। तो परमेश शिवमणि जो है अक्टूबर 2024 के अंदर में, है ना, अक्टूबर 2024 के अंदर में जो है, अक्टूबर 2024 के अंदर में जो है वो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें नंबर के जो है महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, ठीक है। तटरक्षक जो है अगर बात की जाए तो तटरक्षक बल की जो स्थापना का बात की जाए कि मतलब कब जो है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किया गया था, तो हो जाएगा 19 इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना 1978 के अंदर में किया गया था, 18 अगस्त को किया गया था। इसका संस्थापक जो है इंडियन गवर्नमेंट करता है, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर में है। मंत्रालय कौन सा मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत में ये आता है, ठीक है। और कौन कौन से जो है वो नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनको बारे में जान लेते हैं, जो अक्टूबर 2024 से मतलब कार्यरत है ना। ये जो है जैसे कि इसको जो है ये जो परमेश शिवमणि जो है वो अक्टूबर 2024 से कार्यरत है ना। और ये जो भारतीय तटरक्षक जो बल है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है, मोटो क्या है, कभी कभार ये सबसे क्वेश्चन पूछ जाता है, तो मोटो हो जाएगा वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं, ठीक है। प्रमुख जो सुरक्षा बल के नवीनतम जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक बल के तो ये तो अभी याद करवे कि हम लोग परमेश शिवमणि, ठीक है, परमेश शिवमणि। फिर दूसरा है अगला जो है सुरक्षा गार्ड NSG का बात करें, है ना, NSG के अंदर में कौन है, तो उनका हो जाएंगे अजय सिंह, ठीक है। अजय सिंह जो है वो NSG के महानिदेशक है, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं CISF, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं CRPF, है ना। उनके कौन निदेशक हैं या महानिदेशक या हेड कौन बने, तो राकेश सिंह कौन बने हैं, राकेश सिंह जो है वो CISF के बने हैं, है ना। राकेश सिंह को जी बने हैं तो CISF के बने हैं, राकेश सिंह कौन है, तो CISF के बने, ठीक है। उसके बाद जो है वो सीमा सुरक्षा बल जिसको कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है, उनके कौन नए अपॉइंट हुए हैं, तो हो जाएगा संजय अरोड़ा, है ना, जो कि वो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो है वो महानिदेशक बनाए गए हैं, वो जुलाई 2024 के अंदर में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ना, CRPF के जो है वो कौन है, विक्रम शर्मा हैं, जो कि जून 2024 के अंदर में उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। सशस्त्र सीमा बल जिसको बोलते हैं SSB, है ना, क्या बोलते हैं, SSB सशस्त्र सीमा बल, नीलम रानी जो सशस्त्र सीमा बल के जो है वो महानिदेशक बनाए गए हैं, जो कि मई 2024 के अंदर में अपॉइंट हुए थे। ये कुछ जो है वो सुरक्षा बलों के जो नए प्रमुख बने हैं उनके नाम हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो है लोकसभा को भंग करने का जो अनुमति देता है वो कौन सा अनुच्छेद के अंदर में है, तो अनुच्छेद 83 में ऐसा बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो अपना चाहे तो जो है क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं और उससे कुछ महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 83 में ऐसा कहा गया है कि लोकसभा का जो है कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति इसको जो है समय से पहले भी भंग कर सकता है, ऐसा जो है आर्टिकल 83 के अंदर में कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 74 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 74 जो है वो कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से संबंधित, है ना, है, जिसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, है ना, और उनके मंत्रियों की सलाह पर काम करना होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है आर्टिकल 74 के अंदर में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति को जो है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह पर जो है काम करना पड़ता है, यानी सीधे सीधे मंत्रिपरिषद की सलाह का बात करता है अनुच्छेद 74 के अंदर में, ठीक है। अनुच्छेद जो 356 है जो ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ अनुच्छेद 356, उसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें भी क्या बोलता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन जो लगता है ना, तो उसके बारे में बताया गया है ना। अनुच्छेद 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, जो राज्य सरकार के संवैधानिक तंत्र में विफल अगर होता है तब जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद जो 75 है, अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें जो है अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी मंत्रियों से संबंधित है ना। अनुच्छेद 75 जो है क्या है, अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है ना। तो अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बात करें तो आर्टिकल 75 के अंदर में कहा गया, ठीक है। आर्टिकल 74 में क्या बोला है, तो मंत्री परिषद जो है वो सलाह देगा राष्ट्रपति को काम करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 75 में जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके मंत्री परिषद से संबंधित कुछ नियुक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। तो लोकसभा से जो इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं उनको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो 79 है,
आर्टिकल जो 79 है वो क्या बोलता है कि संसद की संरचना का बात करता है। उसमें बोलता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में मतलब होगा, है ना, संसद के अंदर में जो है वो कौन सी होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो होगा वो कौन सा आर्टिकल बोलता है, वो आर्टिकल 79 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल जो है 81 जो है 81 नंबर आर्टिकल जो क्या बोलता है, तो कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की संख्या का बात किया जाता है ना, कि कितना लोकसभा का सदस्य की संख्या होगा और उसका सीट का वितरण का बात करेगा तो हो जाएगा आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 के अंदर में जो है लोकसभा का सदस्य और उसके सीट का वितरण का बात किया गया है। ठीक है, आर्टिकल जो 83 है, 83 में क्या कहा गया है, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। इसी से हम लोग का क्वेश्चन है ना। इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा का जो है कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होगा और जो है राष्ट्रपति इसको जो है भंग कर सकता है ना, अपने हिसाब से जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो यही क्वेश्चन जो है हम लोग का आया है कि राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकता है कौन सा आर्टिकल के हिसाब से लोकसभा को, तो हो जाएगा अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में जो है लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बताया गया कि 5 साल का होगा। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंदर में जो है वो क्या बताया गया, तो संसद जो है सत्र बुलाने एवं भंग करने की प्रक्रिया, यानी संसद कोई सत्र बुलाता है और संसद को भंग करने का प्रक्रिया का बात किया गया है ना, अनुच्छेद 85 के हिसाब से मतलब बुलाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 99 के अंदर में क्या बोला गया, तो 99 के अंदर में लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर में है, तो आर्टिकल 99 में किया गया है। अनुच्छेद 99 के अंदर में क्या बताया गया है, तो लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया, मतलब किस प्रक्रिया से जो है लोकसभा सदस्य जो है वो शपथ लेगा, वो आर्टिकल 99 के अंदर में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 100 जो क्या बोलता है, तो 100 जो है मतदान का निर्णय लेने का प्रक्रिया है ना, मतदान का निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना का बात करता है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 105 जो है वो संसदों के विशेषाधिकार एवं शक्ति का बात करता है। तो संसदों के जो लोकसभा से संबंधित जो संसद हैं है ना, सांसदों के विशेषाधिकार और शक्ति का बात करता है अनुच्छेद 105। ठीक है, अनुच्छेद 110 जो क्या बोलता है, अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक यानी मनी बिल है ना से संबंधित प्रावधान है जो केवल जो है लोकसभा के अंदर में ही पेश किया जा सकता है, ऐसा जो है वो आर्टिकल 110 के अंदर में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 112 जो है 112 वो वार्षिक बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करने का प्रक्रिया को बताया है। ठीक है, कौन सा में, आर्टिकल 112 के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि कौन सा जो विकल्प है वो सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार सही है, अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी सबसे जो नज़दीक है उसको सबसे आगे रखना है, जो सबसे दूर है उसको सबसे बाद में रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, बुध, शुक्र, मंगल और शनि, है ना। ऐसे जो अरेंजमेंट जो है वो सूर्य से दूरी का जो क्रम है ग्रहों का, वो है कौन सा क्रम है, तो वो सबसे जो नज़दीक है वो सूर्य से नज़दीक वो है बुध है, उसके बाद जो है शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, यूरेनस का मतलब अरुण है ना, अरुण, और ये एक नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, तो ये सब जो है ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी का क्रम है ना, जो सबसे नज़दीक है वो बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है तो अगला बार ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी से जो है वो दूरी के अनुसार बताओ सभी ग्रहों का क्रम क्या हो सकता है, तो वो हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, तो सूर्य से जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा ग्रह है, वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो याद रख लेना है ना, पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा आंसर में शुक्र ग्रह, है ना। बुध जो है सूर्य से सबसे निकट है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर जो है शुक्र और मंगल नज़दीक माने जाते हैं ना, तो पृथ्वी से नज़दीक का बात करेगा तो शुक्र हो जाएगा, लेकिन अगर सूर्य से नज़दीक बोलेगा तो हो जाएगा बुध। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से नव स्थापित जो है बोर्ड है ना, जिसका नाम कौन सा है, वो नया बोर्ड बनाया गया है ना, जो कि केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल है ना ने उद्घाटन किया है हाल ही में, तो कौन सा बोर्ड हो जाएगा, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ठीक है, तो एक नया बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा क्या है ना। जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है ना की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो हल्दी की है ना खेती, अनुसंधान और विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस किसके लिए इसको मतलब बनाया गया है इस बोर्ड को, तो हल्दी की खेती, अनुसंधान, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना है ना। यह बोर्ड विशेष रूप से हल्दी उत्पादकों की है ना सहायता करेगा और भारतीय हल्दी के वैश्विक बाजार में प्रचार प्रसार को बढ़ावा करेगा। ठीक है, और इस बोर्ड का जो उद्घाटन है वो जनवरी 2025 के अंदर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है ना, किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय मसाला जो बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड है ना, राष्ट्रीय मसाला बोर्ड और कौन कौन से जो मेन जो बोर्ड है ना जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसके बारे में जान लेते हैं ना। तो राष्ट्रीय मसाला बोर्ड जो है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना किया गया था वो जो है वो 1987 के अंदर में किया गया था। ठीक है, तो अगर हल्दी बोर्ड का बोलेगा तो अभी तो 2025 के अंदर में ही इसका स्थापना हो गया। ठीक है, तो मसाला बोर्ड अगर बोलेगा, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1987 के अंदर में किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है वो कोची, केरल के अंदर में। ठीक है, भारतीय मसाला बोर्ड का बात करेगा है ना, वही है। उसके बाद भारतीय चाय बोर्ड का अगर बात करेगा, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो 1953 के अंदर में जो है इसका जो है स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर में। ठीक है, तो चाय बोर्ड का स्थापना 1953 के अंदर में, मुख्यालय कोलकाता में। मसाला बोर्ड का जो स्थापना 87 के अंदर में, मुख्यालय कोची, केरल के अंदर में। ठीक है, कोची, केरल के अंदर में। ठीक है,
भारतीय जो कॉफ़ी बोर्ड है ना, कॉफ़ी बोर्ड जो है वो इसकी स्थापना 1942 के अंदर में किया गया था और मुख्यालय जो है बेंगलुरु है। तो मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, स्थापना पूछे चाहे ना पूछे लेकिन मुख्यालय जरूर पूछेगा, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है ना। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु के अंदर में, कर्नाटक में। भारतीय रबर बोर्ड का अगर बात किया जाए, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का बात किया जाए, तो इसकी स्थापना 1947 के अंदर में किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है वो कोट्टायम केरला के अंदर में पड़ता है। ठीक है। भारतीय नारियल बोर्ड विकास बोर्ड है ना, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी स्थापना 1981 के अंदर में किया गया, इसका मुख्यालय जो है वही कोची के अंदर में। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद है ना, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। ICAR का कभी कभार फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इसका भी याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर में। ICAR का मुख्यालय का नई दिल्ली के अंदर में। इसकी स्थापना जो कब किया गया था, 1929 में पूछा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। 1929 में इसकी स्थापना किया गया, ICAR की स्थापना। फिर है भारतीय निर्यात है ना संवर्धन परिषद है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो स्थापना है वो है, इसका जो है स्थापना वर्ष और विभिन्न उद्घाटन के लिए अलग अलग जो है वो इसका कुछ मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय कपास निगम है ना, जो है इंपॉर्टेंट है, भारतीय कपास निगम। भारतीय कपास जो निगम है इसकी स्थापना 1970 के अंदर में, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर में किया गया है ना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 1965 के अंदर में इसकी स्थापना किया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो आनंद गुजरात में है। कहाँ? आनंद गुजरात में है, डेयरी वाला। ठीक है। डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 के अंदर में किया गया और इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FSSAI जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या बोलते हैं, FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ठीक है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो कब किया गया था, तो हो जाएगा 2006 के अंदर में किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर में। तो FSSAI का जो है स्थापना याद रख लीजिएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2006 के अंदर में किया गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर में। ठीक है। भारतीय तिलहन अगर अनुसंधान निदेशालय का बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1977 के अंदर में किया गया था, इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में है। ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान का अगर बात किया जाए है ना, तो वो लखनऊ के अंदर में है ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर में है। और जो है IISR, इसको अंग्रेजी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च। ठीक है। इसको 1952 के अंदर में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड है या अनुसंधान संस्थान या जो भी बोल सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग रिविजन कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि जो है कौन सा देश जो है अधिक टाइम जोन है, मतलब किस देश के अंदर में जो है सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। ठीक है। जो कि विदेशी क्षेत्रों सहित पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो टोटल जो है वो 12 टाइम जोन है ना, विदेशी क्षेत्रों सहित जो है टोटल कितना टाइम जोन है, 12 टाइम जोन है। यहाँ देखते हैं फ्रांस जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रांस के पास विदेशी क्षेत्रों सहित टोटल 12 टाइम जोन है। ठीक है। जो कि इस विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश बनाता है। ठीक है। रूस का अगर बात किया जाए तो रूस के पास टोटल 11 टाइम जोन है, जो कि एकल भूभाग मतलब इसका सिंगल लैंड है ना, इसका अपना ज़मीन पर है ना, जो रूस का जो अपना ज़मीन है ना, उसके अंदर का अगर बात किया जाए एकल भूभाग पर, तो ये देश में सबसे अधिक है। ठीक है। विदेशी धरती का बात नहीं करेगा ना, विदेशी भूमि का बात, तो जो है रूस नंबर 1 पर आएगा है ना, टाइम जोन वाला नंबर 1 पर तो देश है वो कौन सा हो जाएगा, रूस, फ्रांस नहीं होगा। लेकिन अगर विदेशी धरती का समेट के बात करेगा मतलब पूरा को लेकर के, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांस, उसके पास 12 टाइम जोन है। फिर यूएसए के पास जो है वो अमेरिका के पास 6 को टाइम जोन है ना, अमेरिका के पास कितना 6 को टाइम जोन है। लेकिन अगर विदेशी क्षेत्र सहित बोलेगा यूएसए के पास टोटल कितना है, 11 टाइम जोन है। ठीक है। तो विदेशी क्षेत्र सहित जो है यूएसए के पास 11 टाइम जोन है। चीन के पास जो है एक ही जो है टाइम जोन है, एक ही वो इसके पास टाइम जोन है ना। तो मुख्य भूमि को ध्यान में रखकर अगर बोला जाए तो रूस जो है सबसे अधिक टाइम जोन वाला जो है वो देश है। अगर मुख्य भूमि मेन लैंड का बात करेगा तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला कौन सा है, तो रूस, क्या है, रूस है ना। लेकिन अगर विदेशी क्षेत्र भी मिला दिया जाए तो फ्रांस जो है वो 12, फ्रांस के पास 12 और सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर 1 पर आता है। ठीक है। तो सबसे अधिक टाइम जोन का अगर सबसे अधिक टाइम जोन वाला अगर महाद्वीप बोलेगा है ना, महाद्वीप का बात करेगा तो अंटार्कटिका है ना, इसके पास 10 टाइम जोन है। और सबसे जो है ज़्यादा टाइम जोन वाला जो है अगर बोलेगा महासागर का बात करेगा तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है भारत में योजना आयोग को किस संस्था के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है। तो योजना आयोग के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं, अब थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। तो ये जो नीति आयोग है ना, जो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके बनाया गया था। ठीक है। नीति आयोग है ना, जो कि 2014 में जो है वो योजना पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद जो 2015 के अंदर में जो है इसको स्थापना किया गया था, किसको, नीति आयोग की स्थापना किया गया था है ना। तो इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, इसकी स्थापना जो है वो 2015 में 1 जनवरी को किया गया था। इसका जो पूर्ण रूप होता है, नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये फुल फॉर्म भी पूछता है ना। तो क्या हो जाएगा नीति का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है।
है ना। मुख्य उद्देश्य जो है किस पर्पज़ से जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है राज्यों को अधिक भागीदारी देना, है ना, वाला और नीति निर्माण की अधिक लचीला बनाने वाला संगठन है ना। भारत के विकास के लिए नीति सुझाव, कार्यक्रम और योजना का निर्माण करेगा ये नीति आयोग, है ना। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगा, है ना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। नीति निर्माण और विकास योजना के लिए थिंक टैंक के रूप में जो है वो काम करता है। नीति आयोग जो है वो नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए थिंक टैंक की तरह एक काम करता है। राज्यों और केंद्र के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, ठीक है। कौन? तो ये नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट जो है उसको जान लेते हैं, है ना। तो नीति आयोग की बात करें तो उनके पहले जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ही टाइम में जो है इसका मतलब जो गठन किया गया था, है ना। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिस तरह से कि योजना आयोग का होता था, है ना। पहला जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया जो 15 से 17 तक काम किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, है ना। पहला सीईओ का अगर बात कर जाए तो पहला जो सीईओ है वो थे अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है नीति आयोग के जो है वो अध्यक्ष कौन है? तभी अभी भी नरेंद्र मोदी हैं, कहीं कभी कोई चेंज नहीं हुआ, प्रधानमंत्री तो वही सेम टू सेम, है ना। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बैरी है अध्यक्ष, जो 2022 से अभी तक है। उसका सीईओ का बात की जाए तो सीईओ जो है वो BBR है ना, सुब्रमण्यम है। कौन है? BBR सुब्रमण्यम जो है वो वर्तमान में जो है वो नीति आयोग के सीईओ है ना। तो यही है लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा इस वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाता है तो कृपया मिस्टेक को अपने कमेंट में बताएं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, है ना, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।